let us start. I am audible, I am visible, very good. Chalo, let us start with the lecture. Let us start with the lecture. Chalo, demand. Ready ho kya? Concentration should be at चरम सीमा. Close your book, close your copy and just chill. बोलो, what is demand? ये पूरे चैप्टर में हम लोग कौन है? Consumer. सारा डिसीजन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे बताओ? कंज्यूमर. व्हाट इज डिमांड? कम ऑन टेल मी. डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. यानी डिमांड होने के लिए दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होना जरूरी है. चाह भी होना चाहिए, पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए. डैश प्लस डैश, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर. डिमांड होने के लिए दो एलिमेंट होना जरूरी है. डिजायर प्लस परचेजिंग पावर. डिजायर है लेकिन पैसा नहीं है, क्या इसको डिमांड बोलोगे? नहीं. डिमांड इज इक्वल टू डैश प्लस डैश, desire plus purchasing power. There are three elements of demand. Number one, quantity, price, time and place. Quantity, price, time and place. There are three features of the demand. Demand किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. कोई भी कमोडिटी जो आपके वांट को सेटिस्फाई करता है, आपके लिए क्या क्रिएट करता है? यूटिलिटी. ग्रेटर इज द यूटिलिटी, ग्रेटर विल बी द डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट क्या आपको यूटिलिटी देता है? क्या सिगरेट पी के आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? वो बच्ची बोल रही है हाँ, तो उसको मिल रहा है यूटिलिटी. तो आपको समझ में रहा है सिगरेट आपके लिए यूजफुल नहीं है. समझ में रहा है? The girl over there, cigarette is not useful to you, although it is providing utility for you, which means utility and usefulness both are not the same thing. A commodity जो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है जरूरी नहीं आपके लिए यूजफुल हो. तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग चीज है. क्लियर है यहां तक? फिर बताओ नंबर टू. डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड. डिजायर बैक्ड अप बाय परचेजिंग पावर. नंबर थ्री, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम. जैसे इसका फेवरेट डिमांड क्या है? इसका फेवरेट प्रोडक्ट क्या है? सिगरेट. आपका क्या है? चोर अच्छा बताइए आप भी. हाँ, कोकेन, बीड़ी. तुम लोग कहां से आए हो? कहां से आए हो? इसी गोला के हो ना? एक तो YouTube में लेक्चर चल रहा है, ऊपर से ये सब बुलवा रहे हो मेरे से बेशरम लोग. तो अलग अलग ठीक है, वॉट एवर द केस में बी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. आप एडल्ट हो, आप 18 के हो, आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है. आई एम नॉट नो वन टू इंटरफेयर इन योर डिसीजन, बट हाँ, इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ. हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं. हाँ, समझ में आया? बहुत तेज का झाड़ लगाएंगे ये सब करोगे तो. समझ में आ रहा है? सुना ध्यान से. लेकिन तुम देखो एक चीज, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसको सिगरेट पसंद है, वो बोल रहा है उसको बीड़ी पसंद है, इसको वो कोकेन पसंद है, ये बोल रही है. तो तीनों का डिमांड क्या है? सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग. सो डिमांड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, तुम इंडिया में रहते हो, तुम्हारा डिमांड कुछ और है. एंटार्क्टिका में जाओगे कुछ और डिमांड करोगे. फ्रांस में जाओगे कुछ और डिमांड करोगे. समझ में आ रहा है? पेरिस में जाओगे कुछ और डिमांड करोगे, सिटी ऑफ लव, ठीक है. फिर आगे मेरे को बताओ नेक्स्ट क्या है? वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. विंटर आएगा, क्या लेकर आएगा? ठंडी लेकर आएगा. और क्या डिमांड करोगे? स्वेटर, जैकेट. अभी क्या डिमांड कर रहे हो? थिन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, एयर कंडीशनर्स. ओके, सो डिमांड इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट. सेम रहता है कि वैरी होते रहता है. सो इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट की फ्लो कॉन्सेप्ट. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स योर डिमांड इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इज कॉल्ड एज क्या? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. अब सुनना, बहुत सारे फैक्टर है. नंबर वन, सबसे पहला फैक्टर बताओ क्या है? प्राइस ऑफ द ओन commodity. Number two, price of the related goods. Number three, income of the consumer. Number four, taste and preference of the consumer. Number five, future expected price of the commodity. सबसे पहला फैक्टर क्या बताओ? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी. कोई लेमैन भी बता देगा कि अगर प्राइस कम होगा तो तुम ज्यादा डिमांड करेगा. बिकॉज एवरीवन इज मैंगो पीपल, कंजूस पीपल. हम लोग को तब अच्छा लगता है जब दाम कम होता है ना? कि जब दाम ज्यादा होता है तब अच्छा लगता है. बड़े लोगों को क्या बताओ? बहुत जन ऐसा भी होता है, ज्यादा दाम ज्यादा डिमांड. बट यहाँ नहीं, हम लोग वी ऑल आर व्हाट? मैंगो पीपल. जितना दाम कम उतना डिमांड ज्यादा. तो प्राइस कम किया तुमने, क्वांटिटी डिमांडेड क्या किया? बढ़ाया. तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है? दे आर मूविंग इन द
ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेशनशिप बिकम्स इनवर्स एंड देयरफॉर जब भी दो वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, शेप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. So what is the shape of the demand curve? Downward sloping. What is the shape of the demand curve? It is downward. अगर ये आपका डिमांड कर्व कैसा होगा बताओ? ऐसा ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग. किसका रिलेशन है बताओ? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड. एंड ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज आल्सो टर्म्ड एज डैश. वेरी गुड. लॉ ऑफ डिमांड. Law of demand. So law of demand states the technical inverse relationship between price and quantity demanded. When price will rise, quantity will fall. And vice versa, ceteris paribus. Ceteris paribus का मतलब other factors are remaining constant. Other factors are remaining constant. Number 2, price of the related goods. ये हो गया मेरा law of demand. Next factor क्या बताओ? Price of the related good. Related good दो प्रकार के हो सकते हैं, बताओ क्या क्या? Substitute goods or complementary goods. Substitute goods are also called as competing goods that can be used in place of क्या? One another. जो एक दूसरे की जगह में यूज किया जा सकता है. Complementary goods are those goods which are jointly consumed to satisfy a particular human want. Tea and coffee कौन सा goods है? टी नहीं मिला तो क्या पी लोगे? कॉफी नहीं मिला तो क्या पी लोगे? रौनक तुमको प्रथम नहीं मिला तो क्या कर लेगा? ठीक है, समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? दे आर दोस गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. क्या टी कॉफी दोनों मिक्स करके पी लेता है क्या तुम लोग? टी नहीं मिला तो कॉफी, कॉफी नहीं मिला तो टी. सुनो ना, टी बहुत महंगा हो गया है, क्या करे? टी बहुत महंगा हो गया एंड वी आर मैंगो पीपल. कॉफी पी लो. तो टी का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ा. टी का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ा. एक का प्राइस दूसरा का डिमांड, डायरेक्ट रिलेशनशिप. दोनों ही तो बढ़ रहा है ना. So when price of tea rises, demand for coffee rises, which means there is a direct relationship between price of one good and demand for its substitute good, ceteris paribus. So अगर direct relation है, shape बताओ कैसा होगा? बोलो जल्दी से. So what is the shape of demand curve in case of substitute goods? It is upward slope, just like this. Okay? कोई दिक्कत? Complementary goods तो हम साथ है. ब्रेड एंड बटर साथ में, बन एंड मस्का साथ में, टी एंड शुगर. इफ यू आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस, कैसे टी एंड कॉफी? टी एंड कॉफी तो सब्स्टिट्यूट है, साथ साथ. टी कॉफी साथ साथ चलता है. टी एंड बिस्किट और शूज एंड सॉक्स. दिव्या मैम स्टूडेंट. दिव्या मैम लॉ तो है ही, बट दिव्या मैम के स्टूडेंट है ना. और बताओ, दिव्या मैम एंड लॉ सारा मेरे ऊपर ही लेना है क्या एग्जाम्पल? और बताओ, पढ़ा जबकि इकोनॉमिक्स रहे हैं अभी. इकोनॉमिक्स को प्रमोट करो अभी. और बताओ, व्हीकल एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल बोल लो ना. और बताओ, फोन एंड चार्जर, फोन एंड बैटरी, फोन एंड सिम कार्ड, फोन एंड इंटरनेट. एनीथिंग एल्स? पेन एंड इंक, एज इफ यू आर यूजिंग इंक पेन नाउ डेज. ऑब्सोलेट हो चुका है इंक पेन. और हाँ, रिफिल बोलो, ठीक है. और बोलो, फोन एंड बैटरी, ठीक है, वो तो हो गया. और पेंसिल एंड, क्यों हम कुछ गलत ही नहीं लिखे तो हम क्यों मिटाएंगे रबर से? चलो, हाँ क्या? लड़की एंड मेकअप. और हो गया क्या? काफी है. चलो सुनो, लिसन टू मी नाउ. ब्रेड एंड बटर, बन एंड मस्का. एक बात बताओ, तुम बताओ प्रथम, ब्रेड का दाम बढ़ गया. प्रथम, ब्रेड बहुत महंगा हो गया, क्या करे? बटर का क्या करे? बटर का डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? बटर का डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? गिरेगा. अगर ब्रेड ही नहीं खरीद रहे हो तो मस्का किस में लगाओगे? समझ रहे? मस्का कहाँ लगाओगे? बन ही नहीं खरीद रहे हो, मस्का कहाँ लगाओगे? वो अलग बात है, तुम लोग हरी जगह मस्का लगाते फिरते हो, बट अभी बन और मस्का का बात हो रहा है. ब्रेड ही नहीं खरीदे हो तो बटर का क्या दरकार? तो बटर का डिमांड विल ऑटोमेटिकली फॉल. लेकिन अगर ब्रेड का प्राइस फॉल्स, ब्रेड ज्यादा खाओगे, उसके लिए क्या ज्यादा लगेगा? बटर का डिमांड बढ़ेगा. तो एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरा का डिमांड गिर रहा है. दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेशनशिप बिकम्स इनवर्स. सो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व? डाउनवर्ड स्लोप. वापस से बोलो, सब्स्टिट्यूट गुड्स में शेप कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा होता है? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट बताओ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. दो टाइप का गुड्स है, नॉर्मल एंड इंफीरियर. नॉर्मल गुड्स आर अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स जो हमें खाना पसंद है. तो अगर आपका इनकम बढ़ेगा, कल को आपका प्रमोशन हुआ, प्रथम 2 लाख का सैलरी लग गया, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा कि वैसे ही खाएगा गंदा संदा सामान? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा ना. तो अगर तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड
बढ़े, एंड वाइस वर्सा, सेटेरस पेरिबस। लेकिन अगर सुनो ना, इंफीरियर गुड्स का बात करें, इंफीरियर गुड्स आर सड़ा हुआ घटिया पोचा क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट वी डोंट लाइक टू कंज्यूम, बट मजबूरी है यार, क्या करे, पैसा नहीं है तो घटिया ही खाएंगे ना। लेकिन भगवान की दया दृष्टि पड़ी और इनकम बढ़ गया तो क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा पोचा क्वालिटी गुड्स खाने लगोगे कि पोचा को सब्स्टिट्यूट करोगे अच्छा गुड्स से, सब्स्टिट्यूट करोगे ना। सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर rises, you are going to substitute the consumption of inferior goods with normal goods, which means demand for inferior goods will fall, income rises, inferior goods ka demand fall, relationship becomes inverse, shape becomes backward bending। डिटेल में पढ़ाया था बैकवर्ड बेंडिंग, हाँ, लेकिन अगर बैकवर्ड बेंडिंग नहीं दिया तब क्या लिख कर आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देख लो ऐसा था बैकवर्ड बेंडिंग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? गिव मी सम एग्जांपल ऑफ नॉर्मल गुड्स। हाँ, राइस, व्हीट, और इंफीरियर ज्वार, रागी, बाजरा एटसेट्रा। ठीक है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ो। कोई चीज टेस्टी लगता है तो ज्यादा खाता है कि कम खाता है, डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? So when taste and preference moves in favor, demand will rise. When taste and preference moves against, demand will fall. So that is all about your क्या, taste and preference of the consumer, ceteris paribus. Last factor क्या बताओ, future expected price of the commodity। अगर future price मेरे को पता है बढ़ने वाला है, present price change हो रहा है क्या? क्योंकि आपको पता है जब भी एक फैक्टर डिस्कस होता है बाकी फैक्टर के ऊपर कौन बैठा रहता है, बार 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 बैठा हुआ रहता है। तुम बार पे नहीं बैठे रहते हो, बार वेरिएबल पे बैठा रहता है। There's a difference, you are understanding? Which bar we are talking about? A sign जो वेरिएबल को कांस्टेंट करता है, not that bar that you are thinking about। बार समझे ना, कांस्टेंट। तो अभी हम लोग किसका बात करें, एफई, तो एफई के ऊपर से बार हट जाएगा और बाकी फैक्टर्स के ऊपर बार आ जाएगा। एट अ टाइम खाली बोलो एक ही फैक्टर चेंज हो सकता है, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज सेटेरस पेरिबस। तो अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है तो आज एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम क्या करेंगे, ज्यादा सामान खरीद के रख देंगे। समझ में आ रहा है? सो फ्यूचर प्राइस इज राइजिंग, प्रेजेंट डिमांड आल्सो rises and vice versa, ceteris paribus। क्या प्रेजेंट प्राइस इज चेंजिंग? नो, व्हाट इज चेंजिंग? वो भी वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्राइस विल चेंज। आर वी थ्रू विद दिस? तो तुमने देखा ये सारे केसेस में सारे फैक्टर्स राइज हो रहे थे, तब क्या हो रहा था मेरे को बताओ, सारे फैक्टर क्या हो रहे थे, राइज ना, एक्सेप्ट क्या क्या बताओ, थोड़ा वो आगे करेंगे, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में छोड़ दो। यहाँ तक क्लियर है क्या? श्योर? आगे बढ़े हम लोग, तो एक बार जल्दी से मेरे को बता दो, सब्स्टिट्यूट गुड्स में व्हाट इज द शेप, नॉर्मल गुड्स में व्हाट इज द शेप? हाँ, नॉर्मल गुड्स अपवर्ड, इंफीरियर गुड्स या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। श्योर? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनवर्स रिलेशन ना प्राइस और क्वांटिटी में। आर वी थ्रू विद दिस? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस राइजेस, प्रेजेंट डिमांड आल्सो राइजेस, सेटेरस शेप ऑफ द डिमांड का, हाँ, डायरेक्ट रिलेशन तो डाउनवर्ड हो जाएगा, क्या होगा? Are we through with this? So this completes your individual demand function. Now let us talk about क्या, market demand function। बहुत सारा फैक्टर है जो कि पूरे कंट्री के डिमांड को हिलाकर रख देता है। नंबर 1, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। नंबर 1 बताओ क्या है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, विच मीन्स क्या, नेचर ऑफ द पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अगर कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। कंट्री का पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम। अगर कंट्री में, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन किस टाइप के लोग रह रहे हैं, कंपोजिशन मतलब द काइंड ऑफ पॉपुलेशन, हाउ इट इज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपोजिशन मूव्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रेन, डिमांड फॉर टॉयज, टॉफीज विल इंक्रीज। इफ कंपोजिशन मूव्स इन फेवर ऑफ फीमेल, देन डिमांड फॉर makeup kits, cosmetics will increase. If it moves in favor of young men like you, then demand for gadgets, ठीक है, will increase. And if it move in favor of old people, sticks, etc., medicine will increase, ठीक है। So it depends upon क्या, demographic structure of the country। सुनो ना, next point क्या, distribution of income। अगर country में equal distribution है, सबके पास equally income distributed है, तो किस टाइप के गुड्स का डिमांड बढ़ेगा? नेसेसिटी। अगर अनइक्वल है, मतलब रिच लोग के हाथ में मोटा मोटा वेल्थ है, तब लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ेगा ना। दैट्स इट। नंबर 3, बिजनेस साइकिल। अगर बूम चल रहा है, बूम 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 नाम से समझ में आ रहा है, फ्लरिशिंग पीरियड है, मार्केट डिमांड विल क्या, राइज। और अगर रिसेशन नाम में लिखा है, नाम में लिखा है, सब कोई मरे पड़े हैं क्योंकि डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, इनकम नहीं है,
सो इन दैट केस क्या होगा बताओ, डिमांड क्या करेगा, फॉल करेगा। रिसेशन में क्या करेगा, डिमांड फॉल। बूम में क्या करेगा, डिमांड राइजेस। कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट बताओ क्या है, सीजनल एंड वेदर कंडीशन। याद है सीजनल एंड वेदर कंडीशन? तो विद द चेंज इन सीजन क्या मार्केट डिमांड चेंज होगा? ठंड आएगा तो खाली तुम्हारे घर में ठंड आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में ठंड आएगा? पूरे हिंदुस्तान में आएगा। तो पूरे मार्केट का डिमांड इफेक्ट होगा कि खाली सिंगल का होगा? मार्केट का ना। क्लियर है? और एक क्या था, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट खाली तुम्हारे अकेले के लिए टैक्स लाएगा कि पूरे हिंदुस्तान के लिए लाएगा? समझ में आया? तो अगर टैक्सेस बढ़ाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम। और अगर गवर्नमेंट क्या देगा, सब्सिडी, नेगेटिव टैक्सेस, डिस्काउंट, तो डिमांड क्या हो जाएगा, ज्यादा। कोई दिक्कत है यहां तक? डन टिल हियर? नेक्स्ट, अब उसके बाद हम लोगों ने किया था व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, व्हाट आर द रीजन। But before that, we have discussed the features of the law of demand. Number one, law of demand states the technical inverse relationship between, बताओ क्या, price and quantity demanded. Which means when price will rise, quantity demanded will fall, and vice versa, ceteris paribus. कोई दिक्कत? Law of demand is क्या, downward sloping. Law of demand is a qualitative statement. Why? Very good. Because here we discuss only the direction of the change in demand and not the magnitude. क्वांटिटी डिमांडेड का डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एक बार भी ये बोला 10% 20%, वो कहां बात करता है, इलास्टिसिटी। ठीक है? एंड नंबर 3, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑन डिमांड एंड नॉट डिमांड ऑन प्राइस। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड पे क्या हो रहा है? एक बार भी ऐसा बोला डिमांड कम हो रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस का इंपैक्ट पढ़ रहे हो डिमांड पे एंड नॉट वाइस वर्सा। Are we through with this? फिर हम लोगों ने क्या किया था, why does law of demand operate? Because of two simple reason. One given by cardinal approach, the other one given by ordinal. Cardinal approach propagated by which economist? Alfred Marshall. Ordinal given by Hicks and Allen. Cardinal approach का reason बताओ जल्दी। Law of diminishing marginal utility. बोलो, law of diminishing marginal utility. Now what is this law of diminishing marginal utility given by? Given by Alfred Marshall. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? सपोज करो तुम बहुत ज्यादा प्यासी हो, समझ में आ रहा है, और रेगिस्तान में खो गई हो, नाम हम भूल चुके हैं। तुम भी खो चुकी हो क्लास में, ध्यान है नहीं तुम्हारा पढ़ने में। नाम बोलो जल्दी। रिया। सुना, रिया क्या हुआ है, खो गई है रेगिस्तान में चलते चलते, और बहुत ज्यादा प्यासी हो रखी है, समझ में आ रहा है, भयानक वाला। शी इज वेरी थर्स्टी। अब दूर से इसको दिखाई दिया ठंडा ठंडा पानी का ग्लास रखा हुआ है, भाग भाग के गई, भाग भाग के गई और एक ग्लास पानी लेकर पीने लगी। भयानक वाला, इसको अच्छा लगा, मतलब पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि अमृत पी रही है। अगर तुम थर्स्टी और पानी पियोगे ना तो तुमको ऐसे ही फीलिंग आएगा। ऐसे तुम पानी को वैल्यू नहीं करते हो। जब एकदम प्यासे और पानी नहीं मिल रहा और पियो, देखो कैसा लगता है। कभी ऐसा हुआ है? अच्छा लगता है ना, सुना रहे? तो अब ये पहला ग्लास पानी पी, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी मच सेटिस्फाइंग, बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब दूसरा ग्लास भी पानी पी, ह्यूमन नेचर। अब लग रहा है आगे जाएगी और रेगिस्तान में क्या पता पानी मिले नहीं मिले, यहीं पे जमा कर लो पानी पी पी के, समझ में आ रहा है? फिर दूसरा ग्लास पानी पीने लगी, क्या उतना खुशी मिला होगा जितना पहला ग्लास को पी के मिला होगा? फिर भी पी ली बेचारी, मिला लेकिन कम मिला ना। तीसरा ग्लास पीना चालू की, तुमको नहीं लगता इसका प्यास तो पहले 2 ग्लास में बूझ ही गया होगा और उसको प्यास लगने लग गया? एग्जाम्पल सुनते ही, समझ में आ रहा है? लाइव डेमो दे रही है पानी पी के। सुना, थर्ड ग्लास पानी पीने लगी, क्या उतना सेटिस्फेक्शन मिला होगा जितना सेकंड को पी के मिला होगा? फिर फोर्थ पानी पी, अब पानी अमृत की जगह टेस्टलेस लगने लगा, जो उसका नॉर्मल प्रॉपर्टी है। अब लगा कि यार क्या है ये, समझ ही नहीं आ रहा क्या पी रहे। अब तुम समझो यार, एक इंसान है और इसको देख के लगता है कि 5-5 बड़ा बड़ा ग्लास पानी पी सकती है, नहीं। अब जैसे 5 ग्लास पानी पीने लगी ना, क्या हो गया, समझ में? ठीक है, पानी अंदर जाने की जगह बाहर आने लगा। यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब मेरे को बताओ क्या हो क्या रहे। जैसे जैसे एडिशनल ग्लासेस ऑफ वाटर पीने लगी, every additional glass is giving her lesser and lesser satisfaction. एक सिंगल ग्लास का सेटिस्फैक्शन, एक सिंगल यूनिट के सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में? मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द लास्ट यूनिट। तो हर एक एडिशनल ग्लास का जो सेटिस्फैक्शन कम होते 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 चले जा रहा है, विच मीन्स एमयू इज फॉलिंग कंटिन्यूअसली। एमयू मतलब क्या? यानी जैसे जैसे एडिशनल ग्लासेस ऑफ वाटर पीती गई, हर एक ग्लास का सेटिस्फैक्शन कम 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 होते चला गया, विच मींस मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग कंटिन्यूअसली, एंड देयरफॉर द नेम ऑफ द लॉ इज टर्म्ड एज क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। फिर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
marginal utility. As a consumer goes on increasing greater and greater units of a particular commodity, every additional unit will give her lesser and lesser satisfaction, which means marginal utility keeps on falling. Clear है यहाँ तक? और इसलिए तो हम लोगों ने फिर क्या किया था, mu का shape भी किया था. mu always falls ना, so what will be the shape? Units बढ़, mu fall. Inverse, mu will be always क्या, downward slope है. क्या mu can be zero? Yes, when total utility is maximum. क्या mu negative हो सकता है? उल्टी की ना, negative ही तो हुआ, यानी total utility को क्या कर दी, गिरा दी. तो mu is what, downward sloping, touches the x axis, it also goes below the x axis. डायग्राम इमेजिन कर ले रहे हो, देखो ये रहा, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट टोटल यूटिलिटी कर्व, इन्वर्टेड यू शेप, rises, reaches its maximum and then fall. Relationship बताओ, when TU rises, mu falls but positive. When TU is maximum, mu is zero. When TU falls, mu falls but becomes negative. संभाल लिए हो मेरे बच्चे यहाँ तक, कोई दिक्कत है? So this was your relationship between TU and mu and the law of diminishing marginal utility. सुनो ना, इसके बाद ही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कंज्यूमर सरप्लस का. याद करो वो दिन कंज्यूमर सरप्लस का. सपोज करो तुम एक थम्सअप का बॉटल पी, कितना रुपया का आया, बोलो ना, 10 रुपया. थम्सअप कितना का आया, 10 रुपया. बहुत प्यासी थी, सेटिस्फेक्शन मिला इसको 20 रुपया का. समझ में, इतना प्यासी थी ना कि 20 रुपया भी देने के लिए रेडी थी, बट एक्चुअली कितना दी, 10. एक्स्ट्रा कितना मिला इसको, 10. तो ये 10 क्या है, कंज्यूमर सरप्लस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड बॉटल. सेकंड बॉटल में सेटिस्फेक्शन कम हुआ होगा, पहले कितना था 20, अभी 15 हो गया, बट क्या प्राइस चेंज होगा? प्राइस तो अभी भी कितना रहेगा, 10, बट एमयू कितना हो गया, 15. एक्स्ट्रा कितना मिला, 5. सो दिस एक्स्ट्रा दैट शी इज गेटिंग इज कॉल्ड एज क्या, कंज्यूमर सरप्लस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर सरप्लस, MUX माइनस PX. क्या होगा बताओ, MUX माइनस PX. समझ में आ रहा है? व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज. And consumer will come to an equilibrium at a point where both are equal. Zero. Both are equal. Who are equal? Who are equal? MU और P ना. समझ में आ रहा है? उसका marginal utility और क्या, प्राइस, यानी प्राइस भी 10, marginal utility भी 10. देख रहे हो? और इस पॉइंट पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, 0. कंज्यूमर सरप्लस इज 0 एट दिस पॉइंट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 0 आएगा ना, 10 minus 10. बोलो, आर वी थ्रू विद दिस? आगे बढ़े? हो गया? अभी तक क्या खत्म किया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू. क्या डिस्कस किया बताओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू. जल्दी से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे, जवाब दो. बोलो, टोटल यूटिलिटी कर्व का शेप बताओ, इन्वर्टेड. एमयू का शेप बताओ, डाउनवर्ड स्लोपिंग. कैन एमयू बी 0? एट विच पॉइंट? व्हेन टीयू इज मैक्सिमम. कैन एमयू बी नेगेटिव? कब? व्हेन टीयू फॉल. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर सरप्लस? MUX माइनस PX. या फिर व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज. और कब तक कंज्यूमर को कंज्यूम करना चाहिए, जब तक दोनों जन इक्वल ना हो जाए. MUX becomes equal to PX, you should stop, क्योंकि अब और अगर आगे कंज्यूम करोगे तो प्राइस विल एक्सीड योर MU. यूटिलिटी मत बोलो, MU, एंड कंज्यूमर सरप्लस विल बिकम क्या, नेगेटिव. ठीक है? क्या यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक होता है? नहीं. मार्जिनल यूटिलिटी तो क्या होता है, लास्ट सिंगल यूनिट का सेटिस्फैक्शन, बट टोटल तो क्या हो गया, क्यूमुलेटिव यूनिट्स का मिलाकर सेटिस्फैक्शन. तभी तो TU पहले क्या करता है, बढ़ता है, फिर क्या हुआ, मैक्सिमम, फिर क्या हुआ, तो ये शेप कैसा बन गया, इन्वर्टेड यू शेप. क्लियर है यहाँ तक? श्योर. सो दिस कंप्लीट्स योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU. बट व्हाट वाज द ब्रॉड क्वेश्चन, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स? इसका पहला रीजन क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दूसरा रीजन बताओ, प्राइस इफेक्ट, गिवन बाय Hicks and Allen. Given by Hicks and Allen. Which approach? Ordinal approach. Price effect is equal to dash plus dash. Price effect is equal to क्या, dash plus dash. क्या क्या होता है बोलो ना, income effect plus substitution effect. Income effect क्या होता है, income effect is the effect of change of price of the commodity on the dash income of the consumer. Very good. Real income of the consumer. मैम real income क्या होता है, purchasing power है ना. याद है सिल्क कैडबरी का प्राइस बार बार चेंज हो रहा था, नॉमिनल इनकम तो वही था. देखो ये एग्जांपल, नॉमिनल इनकम कितना है, 100 रुपया. सिल्क का दाम कितना है पहले, 50. कितना यूनिट्स खरीद रहे हो, 2. तो ये 2 मेरा क्या है, रियल इनकम ना. बोलो ये 2 मेरा क्या है, रियल इनकम. अब इसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ गया है. प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया. सो कैन यू टेल मी वन थिंग, क्या रियल इनकम विल फॉल?
जागो मोहन प्यारे, तुम्हारा इनकम 100 रुपया है, चलो हम तुमसे ही पूछते हैं, नॉमिनल इनकम मतलब जितना तुम्हारे पास रुपया है, 100 ही रुपया है। मैंने बोला सिल्क पहले जो 50 रुपए का आता था ना, अभी 85 हो गया, तो कितना सिल्क खरीदेगा? एक खरीदेगा। तो ये जो एक या दो तुम खरीद रहे, परचेजिंग पावर है ना, विच इज नथिंग बट व्हाट, रियल इनकम। तो रियल इनकम गिरा कि नहीं गिरा? तुम ही तो बोला एक खरीदेंगे, पहले 50 रुपए में कितना खरीद रहा था? 2, अभी कितना खरीद रहा है? तो क्या रियल इनकम गिरा क्या? रियल इनकम गिरा क्या? हाँ, यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा मान लो नॉमिनल इनकम जो है ना कांस्टेंट है, 100 ही है, बट जो प्राइस है, याद है हम सिल्क का एक फैक्ट्री बैठाने वाले हैं, बोले थे ना तुम लोग को रेगुलर बैच में, और एक एक सिल्क कितना रुपए में बेचेंगे? 25 रुपया। अब बताओ, तुम्हारा तो पॉकेट मनी 100 ही रुपया है, और भी सिल्क का प्राइस कितना है? 25। रियल इनकम कितना हो गया? 4 खरीदोगे तो रियल इनकम क्या हुआ? बढ़ा। तो आपने क्या सीखा? जैसे प्राइस बढ़ा रियल इनकम गिरा, प्राइस गिरा रियल इनकम बढ़ा। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? इनकम इफेक्ट। तो क्या नॉमिनल इनकम इज चेंजिंग? व्हाट इज चेंजिंग? रियल इनकम। किसकी वजह से? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। सो दिस इज कॉल्ड एज क्या? इनकम इफेक्ट। So income effect is the effect of change of price of the commodity on the real income of the consumer. Nominal income remains constant. बोलो, are we through with this or not? कोई दिक्कत है यहाँ तक? Absolutely clear. अब बताओ मेरे को, प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला बताओ क्या था? बोलो। इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों ही क्या रहेगा? बताओ ना, पॉजिटिव। और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब मैंने क्या बोला था? लॉ ऑफ डिमांड विल बी गेटिंग ऑपरेटेड, लॉ ऑफ डिमांड इज गेटिंग ओबेड। समझ में आ रहा है? विच मींस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, इंफीरियर गुड्स का अगर हम बात करें, इंफीरियर गुड्स का जो इनकम इफेक्ट होता है वो क्या होता है? वेरी गुड, नेगेटिव। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्राइस इफेक्ट क्या होगा बताओ? हाँ, कुछ भी हो सकता है मैम, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि जो इंफीरियर गुड्स है वो लॉ ऑफ डिमांड ओबे कर भी सकता है और नहीं। बट क्या नॉर्मल गुड्स हमेशा ओबे करेगा? इंफीरियर गुड्स हमेशा ओबे करेगा? जो ओबे नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं? अरे, दोज इंफीरियर गुड्स दैट डू नॉट ओबे लॉ ऑफ डिमांड, दे आर कॉल्ड एज व्हाट गुड्स? गिवन। यानी ऑल गिवन आर इंफीरियर, बट ऑल इंफीरियर आर नॉट गिवन गुड्स। आई रिपीट, क्या सारे इंफीरियर गुड्स गिवन होते हैं? क्या सारे गिवन इंफीरियर होते हैं? So all given are inferior, but all inferior are not given. यानी given एक inferior का ही variety है क्या, जो law of demand को obey नहीं करता? क्लियर है यहाँ तक? So this completes your topic क्या, why does law of demand operates? अब एक बात बताओ, हम लोगों ने exception किया था to the law of demand, बोलो तो नंबर 1 given goods, अभी तो किया। So given goods are those inferior good that do not obey क्या, law of demand। Second exception बताओ। अच्छा, given good was explained by Sir Robert Giffen. Where? Ireland. 2 types of goods, meat and potato. मीट का दाम बढ़ेगा तो ज्यादा लोग क्या खाएंगे? मीट। पोटैटो बढ़ेगा तो पोटैटो। सिखाया है जिसका दाम कम है उसको ज्यादा खाओ ना, बट या तो उल्टा हो रहा है। सो दिस फेनोमेनन वाज कॉल्ड एज क्या, गिफेन पैराडॉक्स। और लॉ ऑफ डिमांड ओबे होता है यहाँ कि नहीं होता है? नहीं होता। याद आ रहा है आपको ये सब? सेकंड एक्सेप्शन बोलो। डायमंड रिंग्स, याद है? विमेन गोइंग टू किटी पार्टी वेयरिंग महंगा महंगा डायमंड रिंग, शो ऑफ करने के लिए। मजा आता है, जितना महंगा सामान उतना ज्यादा शो ऑफ। तो शो ऑफ करने के लिए करते हो ना, तो वही चीज है यार। अब जो लोग को शो ऑफ करने की आदत है, जितना महंगा सामान उतना मजा आएगा क्या करने में? दिखावाबाजी करने में। बट लॉ ऑफ डिमांड तो क्या सिखाया कि शो ऑफ मत करो यार, तुम लोग कंगाली की तरह रहो, प्राइस जो कम है उसको ज्यादा खरीदो, महंगा चीज को मत खरीदो। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। मान लो इसके पास बहुत पैसा आ गया, तो ये क्या खरीदेगी? सॉलिटेयर रिंग खरीद खरीद के पहन रही है, और महंगा वाला और खरीदेगी। तो जितना ज्यादा दाम उतना मजा दिखावाबाजी करने में आ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड ओबेड की नॉट ओबेड? तो कॉन्स्पिकुअस गुड्स का और एक 3-4 तो नाम था, बताओ जल्दी जल्दी। स्नॉब गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, स्टेटस, वेबलेन, ऑस्टेंशियस। अच्छा, वेबलेन क्यों नाम है बताओ? वेरी गुड, हाँ सर, वेबलेन। इकोनॉमिक्स का नाम क्या था? वेबलेन। बट रॉबर्ट वेबलेन नहीं है, रॉबर्ट गिफेन है। ये वेबलेन अकेला है, याद रहेगा। अच्छा, कोई भी गुड्स जिसमें स्पेकुलेशन हो सकता है, क्या लॉ ऑफ डिमांड ओबेड की नॉट ओबेड? नॉट ओबेड। गिव मी वन एग्जांपल। शेयर मार्केट, बैंडवैगन इफेक्ट याद है? गोल्फ खेलना, बड़े बड़े जो रईस बिजनेसमैन उन लोग खेलता है, गोल्फ बॉल का दाम बढ़ेगा, खेलना छोड़ देगा क्या? क्यों खेलेगा? ये दिखाने के लिए ना कि वी आर बिलोंगिंग टू दैट रिच सक्सेसफुल बिजनेस एरिस्टोक्रेटिक क्लास। क्या छोड़ देगा क्या उन लोग? नहीं।
और बताओ क्या था, और एक एक्सेप्शन था। अरे तुमको जिसका नशा लग गया है, अभी तुम क्या बोल रही थी, सिगरेट, तुम क्या बोल रहा था, कोकेन। तो अब इन लोग को लत लग चुका है, ये लोग नशे में एकदम मतलब धूर्त है। तुम समझो यार, दे आर हाई, सो इवन व्हेन द प्राइसेस आर हाई दे आर आल्सो हाई, फर्क नहीं पड़ता, प्राइस भी हाई है, दे आर आल्सो हाई। झूम रहे हैं लोग नशे में, समझ रहे हैं, झूम रहे हैं। प्राइस दिखेगा क्या, नशा है, चाहिए तो चाहिए, बस लत लग गया है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ओबे होगा क्या, ये लोग लॉ ऑफ डिमांड को देखेगा, जो सस्ता है वो खरीदेंगे। समझ में, ऐसा नहीं है ना, यू आर हाई, प्राइस इज ऑल्सो हाई, लॉ ऑफ डिमांड ओबेज की डज नॉट ओबेज, डज नॉट ओबेज। आर वी थ्रू विद दिस? फिर बोला था फर्दर चेंजेस इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जहां प्रेजेंट प्राइस भी चेंज हो रहा है और फ्यूचर प्राइस भी चेंज हो रहा है। सुनो ना, ये पेन मेरे को लगता रहता है ना इसका दाम गिर गया है, हमको भी खबर है कि इसका दाम कल और गिरेगा, तो हम इतने बड़े कंजूस मक्खीचूस है ना, हमको लग रहा है कल जब और गिरेगा ना तब खरीदेंगे। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या सिखाया, जब प्राइस गिरा तभी डिमांड बढ़ा दो, बट मैंने ऐसा किया क्या, क्योंकि आई हैव अ फर्दर एंटिसिपेशन कि प्राइस विल फर्दर फॉल इन नियर फ्यूचर, तब जाकर हम इसका डिमांड बढ़ाएंगे। बोलो आर वी थ्रू विद दिस और नॉट, क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर क्या, एक्सेप्शन। चलो अभी जल्दी से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दो मेरे को, तुम ही लोग तो आज पढ़ा रहे हैं मेरे को। बोलो, चेंज इन क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, और क्या था, चेंज इन डिमांड। एवरीवन फोकस ऑन द स्क्रीन, सिट स्ट्रेट एवरीवन, कम ऑन, वर्क अप योरसेल्फ। अभी तो शुरुआत है, समझ में रहे, पार्टी तो अभी शुरू हुई हुई है। चलो क्या डिस्कस करें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो नोन एज movement along the same demand curve. Change in quantity demanded takes place because of change in price of the own commodity. गलती से भी अदर फैक्टर चेंज नहीं हो सकता, ceteris paribus, price of the substitute good remains constant, price of the complementary good constant, FE, who is FE, future expected price of the commodity, income of the consumer, बोलो ना, constant, taste and preference constant, यानी खाली कौन चेंज हो सकता है, सिर्फ कौन बदल सकता है, बता दो आज, सिर्फ कौन बदलेगा, पीएक्स, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। सुनो ना, प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, बढ़ेगा, ये क्या है, एक्सपेंशन, वेरी गुड, नाम में तो लिखा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड कब बढ़ेगा, डिमांड कब बढ़ेगा, जब प्राइस गिरेगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा। और याद है यहाँ मैंने बोला था उल्टा है, भले ऐसा लेमन तो बोलेंगे ऊपर जाएंगे, एक्सपेंशन ऊपर, बट यहाँ पे मूवमेंट का हो रहा है डाउनवर्ड। So in expansion of demand, there is a downward movement along the same demand curve. In case of expansion of demand, there is a downward movement along the same demand curve. In case of contraction, demand गिरेगा जब price बढ़ेगा, other factors constant. यहाँ पे there is an upward movement along the same demand curve. यानी एक ही डिमांड कर्व में ऊपर नीचे करते हो, तभी तो इसका नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मैम एक बात बताइए ना, क्या अदर फैक्टर के चेंज की वजह से कुछ नहीं होता, क्या होता है ना, तब प्राइस खुद का क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्या, चेंज इन डिमांड, व्हिच इज आल्सो नोन एज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे को बताओ, चेंज इन डिमांड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड का दो टाइप्स, जल्दी बोलो, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। नाम में लिखा है इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ेगा जब प्राइस, थैंक यू, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। अगर प्राइस चेंज करवा दिए तब तो एक्सपेंशन ही हो गया ना, प्राइस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। मैम डिमांड किसकी वजह से बढ़ेगा, तुम खुद बोलो, हाँ लाइक जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, जब सब्सिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस गिरेगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मूव्स इन फेवर। यहां पे मैंने बोला था सारे ही फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं एक्सेप्ट पीसी, एक्सेप्ट क्या, व्हिच पीसी, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। थर्ड लास्ट बेंच, पीसी बोला मैंने, इतना क्यों मुस्कुरा रहा है, ठीक है, तुम्हारा जहां दिमाग चलता है ना, तुम समझो यार हम तुमको पूरा अच्छे से समझते हैं, तो कंट्रोल योर इमोशन एंड रिमेन इन पीसी। पीसी का फुल फॉर्म बोलो क्या है, क्या है, अरे क्या है, ए बोलो तो क्या है फुल फॉर्म, हाँ थैंक यू, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो वापस से बोलो, इंक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से होगा, नंबर वन, बोलते जाओ ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, नंबर टू, प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड राइजेस, पीसी कॉस्ट,
टेस्ट एंड प्रेफरेंस मूव्स इन फेवर, एफई राइज, सारा ही राइज एक्सेप्ट, चोर मत बोल देना, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो. सो दिस इज कॉल्ड एज क्या, इंक्रीज इन डिमांड. अच्छा, इंक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट होता है क्या? राइटवर्ड शिफ्ट. कहां पे शिफ्ट होता है? राइट साइड. डिक्रीज में पूरा इसका उल्टा, शिफ्ट इज ऑन द क्या, लेफ्ट साइड. शिफ्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड. डिक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड गिरेगा. कब गिरेगा? जब प्राइस बार बार हम लोग ऐसे छड़िए मत, एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं. प्राइस कांस्टेंट रहेगा, हम लोग को पता है, ठीक है? ऑलरेडी रेगुलर बैच में बहुत बार फंस चुके हैं, अब नहीं फंसेंगे. प्राइस शैल रिमेन क्या, कांस्टेंट. खुद का कमोडिटी का प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, बट पीएस तो चेंज हो सकता है ना. पीएस क्या करेगा यहाँ? फॉल. पीसी क्या करेगा? राइज. आई, अरे आई मतलब इनकम, नॉट आई है, इनकम फॉल्स. एफई फॉल्स. टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट. हो गया. शिफ्ट बताओ कहाँ होगा? वेरी गुड, लेफ्टवर्ड. डिक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट कहाँ होता है बता दो? लेफ्टवर्ड. ये डायग्राम याद है? राइट साइड तो क्या हो रहा है? इंक्रीज. इधर जा रहे तो क्या हो रहा है? डिक्रीज. क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है ना प्राइस और क्वांटिटी का, दैट इज कॉल्ड एज क्या? डिमांड शेड्यूल. और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व. टैबुलर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल and graphical representation is called as demand curve. Are we through with this? So you know we have completed 6 lectures of the regular batches as of now. हाँ, अब इलास्टिसिटी करेंगे. लॉ ऑफ डिमांड पूरा खत्म ना. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू क्या? इलास्टिसिटी. ठीक है, चलो बोलो. इलास्टिसिटी में हम लोगों ने 4 टाइप्स डिस्कस किया था. नंबर 1 प्राइस, नंबर 2 इनकम, नंबर 3 क्रॉस प्राइस, नंबर 4 एडवर्टीजमेंट. क्या ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है? क्योंकि ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज. प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन बताना चाहोगे? चालू हो जाओ. इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ change in quantity demanded due to change in price of the own commodity ceteris paribus. I repeat, it is the measure of degree of responsiveness of change in quantity demanded due to change in price of the own commodity ceteris paribus. फॉर्मूला बताओ क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अल्टीमेट फॉर्मूला बताओगे? डेल्टा डी बाई डी इंटू पी बाई डेल्टा पी. याद है ना? डेल्टा डी बाई डी इंटू क्या? पी बाई डेल्टा पी. डेल्टा डी मतलब क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. डी का मतलब क्या? ओरिजिनल डिमांड. पी का मतलब क्या? ओरिजिनल प्राइस. डेल्टा पी का मतलब क्या? चेंज इन प्राइस. और बाहर में कौन वेट कर रहा है? माइनस साइन. याद है? अच्छा एक बात बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी का 5 टाइप्स क्या क्या है? नंबर 1 इट कैन वेरी फ्रॉम 0 to infinity. वेरी गुड. और इसका 5 टाइप्स बताओ. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक का न्यूमेरिकल वैल्यू इन्फिनिटी है ना. और याद है मैंने बोला था इन्फिनिटी कब आता है? जब ऊपर में 0 की नीचे में 0. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज क्या? इन्फिनिटी. यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज क्या? 0. तब क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, which means price is remaining constant. And what is the shape of the demand curve? Horizontal. याद है? What is the shape of the demand curve? बताओ. Horizontal, like this. Perfectly inelastic का shape क्या है? Vertical. Numerical value क्या है? 0. ऊपर वाला 0 क्या? Percentage change in quantity demanded is 0. Clear है? Next, highly elastic demand. बोलो जल्दी से. Highly elastic demand. Greater than 1. Shape flattered. अब की बार दोनों चेंज होगा क्या? हाँ. When percentage change in quantity demanded is greater than percentage demand. दोनों चेंज होगा, बट ज्यादा कौन होगा? क्या हमको यहाँ पे डायरेक्शन देखना है क्या? सुनो ना, प्राइस 20% से राइज हुआ है. आई रिपीट, प्राइस कितना परसेंट से राइज हुआ है? 20. क्वांटिटी फॉल हो गया है 60% से, गिर गया बेचारा 60% से. इलास्टिक की इनइलास्टिक? इलास्टिक. गिरा बढ़ा से मतलब ही नहीं है. 20 बढ़ा कि 60 बढ़ा? तो 60 किसका चेंज हुआ है? क्वांटिटी. तो क्वांटिटी का चेंज ज्यादा तो क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक. याद रहेगा? हाईली इलास्टिक को प्यार से क्या बोलते हैं? इलास्टिक. When percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price, ceteris paribus. हाईली इलास्टिक गुड्स का शेप क्या बोला तुमने? किस टाइप के गुड्स में देखने को मिलता है? लग्जरी. हाईली इलास्टिक इसका उल्टा. न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी लेस देन 1. अब की बार किसका चेंज ज्यादा? प्राइस.
when percentage change in price is greater than percentage change in quantity demanded, ceteris paribus. Which kind of goods do we see this? Necessity. Shape of the demand curve steeper. याद आ रहा है ये सब? सुनो ना, प्राइस पता है राइज हुआ है 80% से, डिमांड खाली 10% से फॉल हुआ है. कौन सा इलास्टिसिटी है? इन इलास्टिक की प्राइस कितना से चेंज हुआ है? 80 बड़ा कि 10 बड़ा? यूनिटरी इलास्टिक नाम में लिखा है 1. when percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, ceteris paribus. What is the shape of the demand curve? Rectangular hyperbola. कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? मेथड्स ऑफ मेजरिंग ईपी. सबसे पहला मेथड तो ऑलरेडी किया हुआ है, द ओरिजिनल मेथड, द मैथमेटिकल मेथड, परसेंटेज मेथड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईपी? डेल्टा डी बाई टी इंटू पी बाई डेल्टा पी विद अ माइनस साइन वेटिंग आउटसाइड. डन. नंबर 2 बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? टोटल आउटले मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? टोटल इनकम मेथड. याद है यहाँ पे किसका रिलेशन देख रहे हो? प्राइस और एक्सपेंडिचर का, एंड नॉट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. किसका रिलेशन देख रहे हो बोलो तो? बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. तो अगर प्राइस और टी में इनवर्स रिलेशन है तब इलास्टिसिटी क्या होगा? ग्रेटर देन 1. अच्छा, प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन हमेशा ही कैसे होगा? तीनों ही केस में इनवर्स ना. प्राइस और क्वांटिटी में तो इनवर्स ही होगा लॉ ऑफ डिमांड की वजह से. तो यहाँ किसका रिलेशन देख रहे हैं बताओ? प्राइस और टी. प्राइस चेंज हो रहा है बट टी रिमेन्स 1. वेरी गुड. और जब प्राइस और टी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, तब क्या बोला था? इन इलास्टिक. दैट इज क्या? लेस देन 1. इसके ऊपर सम्स भी किया था, आई होप यू रिमेंबर. नेक्स्ट मेथड बताओ क्या? ज्योमेट्रिक मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? पॉइंट इलास्टिक मेथड. कौन सा मेथड सुटेबल है फॉर मेजरिंग अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? पॉइंट इलास्टिक. फॉर्मूला बताओ, जल्दी बोलो. लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व divided by upper segment of the demand curve. What is the value of price elasticity at the midpoint of this linear demand curve? 1. याद है ऊपर में क्या था? इन्फिनिटी. फिर यहाँ ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0. देख लो वाला डायग्राम. याद है तो ये सब? श्योर. आगे बढ़े. सो दिस कंप्लीट्स योर थर्ड मेथड एज वेल. फोर्थ इज योर आर्क इलास्टिसिटी. बोलो कौन सा है? फॉर्मूला बोलो आर्क का क्या है? गिवन बाय, वेरी गुड, गिवन बाय प्रोफेसर बाउमल. फॉर्मूला याद है? डेल्टा डी बाई D1 plus D2 into P1 plus P2 by delta P. याद है? पूरा ओरिजिनल फॉर्मूला है, खाली D की जगह क्या आएगा? एवरेज. तो वो 2 तो कट गया ना एवरेज डिमांड और एवरेज प्राइस का. तो अल्टीमेटली क्या बच गया? डेल्टा D बाई D1 plus D2 into P1 plus P2 by delta P. देख लो ये रहा. दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला. कैन यू सी दिस? इससे हम लोगों ने सम्स भी किया था. और एक चीज अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था आर्क का आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव. वेरी गुड. बोला था आर्क का आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव. आर वी थ्रू विद दिस? शैल वी प्रोसीड? डेरिवेटिव मेथड याद है कब होगा? जब डिमांड का इक्वेशन दिया रहेगा. फॉर्मूला बताओ इसका? dq बाई dp इंटू क्या? p बाई q. देखो dq बाई dp इंटू क्या? p बाई q विद अ माइनस साइन वेटिंग आउटसाइड. क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ईपी. नेचर ऑफ द कमोडिटी ऑलरेडी डन. अगर लग्जरी है तो क्या होगा? मोर देन 1. नेसेसिटी है तो क्या होगा? लेस देन 1. सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो क्या होगा? इलास्टिक. नहीं है तो क्या होगा? इन इलास्टिक. नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा है तो क्या होगा? इलास्टिक. लिमिटेड यूज है तो क्या होगा? इन इलास्टिक. इफ द कमोडिटी ऑक्यूपाइज क्या? एकदम इनसिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम लाइक नीडल, तो इन इलास्टिक. लेकिन मेजर प्रोपोर्शन था तो क्या? एडिक्शन है तो क्या? इन इलास्टिक. नो एडिक्शन तो क्या? इलास्टिक. पॉसिबिलिटी टू पोस्टपोन, यस इलास्टिक. कैनॉट पोस्टपोन, इन इलास्टिक. कमोडिटी ड्यूरेबल है तो इन इलास्टिक. नॉन ड्यूरेबल है तो क्या? इलास्टिक. डन. चलो let us discuss now cross price elasticity. It is a measure of degree of responsiveness of change in demand of one commodity due to change in its price of another related goods. चलो बोलो 3 टाइप होता है इसका? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. पॉजिटिव सीपी का मतलब गुड्स आर व्हाट इन नेचर? एवरीवन शुड आंसर. पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इंडिकेट्स गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, है ना? नेगेटिव इंडिकेट्स क्या? कॉम्प्लीमेंट्री. जीरो का मतलब क्या? कोई रिलेशन नहीं है. एक्स एंड वाई गुड्स आर नॉट रिलेटेड. फिर याद है मैंने बोला था कि अगर इनफाइनाइट है तब क्या बोला था? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. ग्रेटर देन 1 है, हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी. याद है ये सब बताया था? अरे याद करो. और ये तीनों डायग्राम देख लो. पहला डायग्राम किसके लिए? सब्स्टिट्यूट. नेक्स्ट किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री. तीसरा किसके लिए? अनरिलेटेड.
ठीक है, फिर इसमें आंसर प्लस माइनस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड का सम है तो आंसर क्या आएगा? प्लस. कॉम्प्लीमेंट्री है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. इनकम इलास्टिसिटी बोलो क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ change in demand due to change in income of the consumer. Ceteris paribus. 3 types: positive, negative, zero. Positive income elasticity का मतलब goods are normal. Normal ना. Negative का मतलब क्या? Inferior. Zero का मतलब क्या? No relation. Income elasticity greater than 1 कौन सा goods है? Very good. Luxury. Normal but luxury. Greater than 0 but less than 1 नेसेसिटी. यानी नेसेसिटी और लग्जरी क्या दोनों ही नॉर्मल गुड्स के अंदर आता है? हाँ. एक का ग्रेटर देन 1 है और एक का क्या? लेस देन 1. देख लो ये वाला, देखो ये टाइप्स ऑफ नॉर्मल गुड्स दिखाई दे रहा है. कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर? डन. व्हाट इज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी? इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन क्या? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, and it's also called as क्या? सेल्स प्रमोशनल इलास्टिसिटी. चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग. क्या? डिमांड फोरकास्टिंग. जल्दी से बोल दो क्या होता है? इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड फॉर अ गुड और अ सर्विस फॉर अ फ्यूचर डेट ऑफ टाइम. फिर याद है अलग अलग मेथड्स किया था. नंबर 1 सर्वे ऑफ क्या? बायर्स इंटेंशन, जहां बायर लोग को जाकर पूछ रहे हो ना. फिर क्या किया था? सेल्समैन ओपिनियन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? कलेक्टिव ओपिनियन. एक्सपर्ट को बुलाकर पूछ रहे हो कि बताओ प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा, तो क्या था? डेल्फी टेक्निक. याद है ये सब? अरे बोलो. खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या था? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. पास्ट बिहेवियर के बेसिस में प्रेडिक्शन कर रहे हो तो बैरोमेट्रिक. स्टैटिस्टिकल मेथड का एग्जांपल ग्राफिकल, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा. डन. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक बच गया, लास्ट टॉपिक फॉर द डे. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स विल बी डिस्कस्ड. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. जल्दी से चालू हो जाओ. बोलो व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व? इट इज अ लोकस ऑफ different point, each point representing a commodity bundle consisting of some units of commodity X and some units of commodity Y, giving the consumer the same level of satisfaction. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी बताओ. इसका मतलब क्या? इंडिफरेंस कर्व में तुम ए में रहो या बी में या सी में, सब में सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहने वाला है? इससे प्रॉपर्टीज बताओ. हायर इज द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सबसे ज्यादा कौन देगा इसमें? IC1, क्योंकि इट इज ऑन द हाईएस्ट. ए और डी सबसे ज्यादा देगा ना. चलो ए और डी में किसको सिलेक्ट करोगे? कोई भी, बिकॉज दे बोथ आर लाइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व. ए और बी में ए को. नेक्स्ट फीचर बताओ. इंडिफरेंस कर्व इज क्या? डाउनवर्ड स्लोप है. क्यों? बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ द टू कमोडिटीज आर क्या? इनवर्सली रिलेटेड. अगर तुम एक्स को बढ़ाओगे तो वाई कम करना होगा, वाई को बढ़ाओगे तो एक्स कम करना होगा. इंडिफरेंस कर्व इज डैश टू द ओरिजिन. रुक जाओ. Indifference curve is convex to the origin. Why it is convex? Because of law of diminishing marginal rate of substitution of commodity X for commodity Y. Diminishing MU मत बोल देना. क्या बोलोगे? Diminishing MRS of commodity X for commodity Y. What is this diminishing MRS? बोलो. As we go on consuming greater and greater units of one commodity, we need to forego lesser and lesser units of other to maintain the क्या? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यानी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या करते जा रहा है? गिरते जा रहा है. एमआरएस क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है. एमआरएस का फॉर्मूला बताओ. डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. सुनो ना, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है. मान लो अगर एक स्ट्रेट लाइन होता तब एमआरएस क्या रहता? कांस्टेंट. एंड नेचर ऑफ द टू गुड्स क्या होता? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. ठीक है. अगर इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड होता तब बताओ क्या होता? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री. क्या इंडिफरेंस कर्व कभी भी कॉनकेव हो सकता है? क्या टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर सकता है? टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कोई दिक्कत? फिर हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन यूज करके ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम निकाला था. बोलो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे होता है? अच्छा, बजट लाइन का और एक नाम बताओ क्या है? प्राइस लाइन. क्या शो करता है? प्राइस रेशियो ऑफ द टू कमोडिटी, पीएक्स बाई पीवाई. चलो बजट लाइन मेरे को बताओ. टेंजेंसी पॉइंट ऑफ विच टू कर्व्स डिटरमाइंस द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? द पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, एंड एट दैट पॉइंट दोनों का स्लोप क्या होता है? सेम. स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द क्या? स्लोप ऑफ द बजट लाइन. और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था? एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. और बजट लाइन का स्लोप क्या था? पी एक्स बाई पी वाई. ये तीनों इक्वल होगा ना. देख लो ये रहा.
दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम क्या, ऑर्डिनल अप्रोच। यही था तो। अब तुम चाहे कार्डिनल फॉलो करो चाहे ऑर्डिनल करो, तुम्हारा अल्टीमेट कंडीशंस क्या रहता है, सेम। दिस कंप्लीट्स योर डिमांड रिवीजन। पूरा 1 घंटे के अंदर मैंने तुमको पूरा डिमांड रिवाइज करवा दिया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। समझ में आया कुछ? अच्छा, जो बच्चा अब डिमांड नहीं पढ़ा उसको कुछ समझ में आया होगा? नहीं, कैसे आएगा? एक एक क्लास में तुमने एक क्लास में बजट लाइन किया, एक क्लास में इंडिफरेंस कर्व किया, कैसे आएगा? अब रेडी हो क्वेश्चंस के लिए? चलो क्वेश्चन 1 का आंसर दोगे मुझे? तुम अभी मेरे से पढ़े फिर भी गलत आंसर दे रहे हैं प्रतीक। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ये। डायग्राम बताओ कैसा होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में ऐसा था ना, इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स विल बी अ स्ट्रेट लाइन ना, इस तरह से था, याद है? एमआरएस रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या होगा इसका आंसर? स्ट्रेट लाइन। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता तब कैसा होता बताओ? एल शेप। बट ये तो क्या है तुम्हारा? हाँ, आगे बढ़ो। Suppose we are drawing a supply curve for farmer. Which of the following will be held constant? एक बात बताओ, तुमको दिख रहा है ये सब क्या है? सप्लाई का फैक्टर है ना, ये सब क्या है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनपुट, अदर फैक्टर है ना। और ये क्या चीज सप्लाई कर रहा है? क्रॉप्स वगैरह। तो उसका खुद का प्राइस क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। या अदर फैक्टर का बात हो रहा है ना, खुद का प्राइस क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? बोलो। याद है हम लोग का ये सेम क्वेश्चन मैथ में डिमांड कर्व को लेकर था, अदर फैक्टर्स और खुद का प्राइस था, बोला था मैंने ऑड वन सिलेक्ट कर देना। अब ये किससे क्वेश्चन है रिलेटेड? सप्लाई। तुम मेरे को एक बात बताओ, सप्लाई का फैक्टर्स क्या क्या था? प्राइस ऑफ द इनपुट होता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है ना, ये सब सीजनल कंडीशन होता है, ये सब तो अदर फैक्टर हो गया। खुद का प्राइस तो की वजह से क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और ये किसका बात कर रहा है? सप्लाई कर्व का बात कर रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या कांस्टेंट रहेगा? खुद का प्राइस ना। बोलो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ जल्दी, सोच लो एक बार, ध्यान से सोच के ठीक से आंसर बताओ क्या होगा। कब स्ट्रॉन्गर होगा? जब क्लोजर सब्स्टिट्यूट है, हाँ। लोअर स्विचिंग कॉस्ट है, हाँ। इनकन्वीनियंस नहीं है, हाँ। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 4। When both the price of the substitute and complementary goods rises, तो डिमांड के ऊपर क्या हो सकता है? यानी तुमको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? इंक्रीज इन डिमांड भी हो जा रहा है और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक्स राइजेस। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक्स की वजह से क्या हो रहा है मेरे को बताओ? अगर तुम इसका दूसरा फैक्टर अज्यूम करो, एक को अगर मान लो डिमांड और एक को सप्लाई अज्यूम करो, तो इंक्रीज इन डिमांड और क्या हो जा रहा है? एक इंक्रीज इन डिमांड का फैक्टर हो गया और एक क्या हो गया? डिक्रीज इन डिमांड बोल लो, और या फिर क्या बोल सकते हो बताओ तो? इंक्रीज इन सप्लाई बोल सकते हो, इंक्रीज इन सप्लाई भी तो बोल सकते हो। तो अगर दोनों होता है तो कुछ भी हो सकता है ना, चेंज भी हो सकता है, राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, याद है? सो ऑल ऑफ द अबव आर क्या पॉसिबल। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ। नेगेटिव। इंफीरियर गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है और नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? अभी किया था ना कुछ देर पहले। बताओ टिल क्वेश्चन 5 एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? श्योर, आगे बढ़ो। द लेवल ऑफ कंजम्पशन जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है। एमयू 0 कब होता है? जब टीयू क्या है? मैक्सिमम। बताओ। इसको बोलते हैं मतलब तुमने मैक्सिमम रीच कर लिया, अब इसके ऊपर तुम्हारा और सेटिस्फेक्शन बढ़ने वाला, यानी इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्या? सेटाइटी। मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दोगे? फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी को इफेक्ट कर रहा है। नहीं, अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई का फैक्टर है ना, ये सब तो ईपी का डिटर्मिनेंट्स है ही, याद नहीं है? द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, तो वही तो प्राइस लेवल हो गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो इलास्टिक। टाइम पीरियड मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनिंग द कंजम्पशन। अभी कुछ देर पहले नहीं कर रहे थे फैक्टर्स, ईपी का फैक्टर्स।
इज इट ओके? आगे बढ़ो. वेरी गुड. हाइपरबोला किसका होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिटरी इलास्टिक ना, तो इक्वल टू क्या होगा? यूनिटी. ठीक है, आगे बढ़ो. सोच लो एक बार ठीक से. यहाँ पे मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना मेरा, टैक्सेस था ना, तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे? ये तो डायरेक्ट रिलेशन है ना सब्स्टिट्यूट गुड्स में, तो एक का प्राइस गिरेगा तो दूसरा का डिमांड क्या होगा बताओ? व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, कमोडिटी एक्स का सब्स्टिट्यूट का दाम गिर रहा है, तो डिमांड फॉर एक्स क्या होगा? फॉल. 11 नंबर बोलो. तुमको पता है फॉर्मूला क्या था ईपी का? बोलो तो. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय क्या? परसेंटेज चेंज इन. अभी तुमको बोल रहा है ये जो चेंज है ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो ऊपर वाला जीरो हो गया ना, तो ऊपर वाला जब जीरो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक. वर्टिकल एंड वेयर न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या? जीरो. नेक्स्ट बताओ, इजी है. अभी जस्ट डिस्कस किया इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1. अच्छा नॉर्मल है क्या? हाँ, लेकिन नॉर्मल का कौन सा वैरायटी है? लग्जरी. ग्रेटर देन 0 होने से तो क्या हो जाता है? नॉर्मल ना, और ग्रेटर देन 1 होने से क्या होता है? लग्जरी. नेक्स्ट बताओ. फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. करवाया हुआ है ये बताओ. बोलो क्या होगा? एक्चुअली इसमें क्या होगा? लोअर टू हायर होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है. लोअर टू हायर होगा ना. क्या करोगे इसका? अब सुनो, हम तुमको एक बात बताते रहे. तुम लोग का ये मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन है, उसमें लोग ऑप्शन सी मार्क किए है, जबकि ऑप्शन गलत है. तो एग्जाम में भी ये मार्क करके आ जाना, टू बी ऑन द सेफर साइड. चारों ही तो गलत है ना, तो करे क्या? जो अब बुक में दिया है वो करके आ जाना. समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा होता है. आगे बढ़ो. ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने बाय द वे मैथ में किया था, जहाँ करेक्ट आंसर दिया था. ठीक है, ये तो बहुत ईजी है. बोलो. ये नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे पता नहीं. हाईली इलास्टिक ना, ग्रेटर देन 1 इज हाईली इलास्टिक. ये भी बहुत इजी है. इनकम इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन क्या? इनकम. ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी. नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 16. कौन सा सप्लाई का फैक्टर नहीं है? हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो डिमांड का है ना. नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर. प्राइस इलास्टिसिटी -3 है, तो इसका मतलब क्या है? प्राइस फॉल्स बाय 1, डिमांड राइजेस बाय 3, दोनों ही तो हो सकता है. ये दोनों में से कुछ भी तो हो सकता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा? सी. नेक्स्ट. ये सेम क्लास में करवाया हुआ 18 नंबर देखो. इलास्टिक का मतलब किसका चेंज ज्यादा होगा? क्वांटिटी का ना. तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ाएगा तो डिमांड भयानक वाला फॉल होगा. तो लार्ज फॉल इन क्या? क्वांटिटी डिमांडेड. अच्छा मान लो लार्ज फॉल इन डिमांड होता तो सही होता कि गलत? गलत, क्योंकि डिमांड का चेंज होता है अदर फैक्टर्स की वजह से. क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. आगे बढ़ो. 19.
आई डोंट नो। तुमको पता है ये टोटल रेवेन्यू का क्वेश्चन है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। बोलो क्या होगा, इक्वल टू पी इंटू क्यू। एयर फेयर को बढ़ा रहे हैं ना, तो क्वांटिटी क्या हो गया, फॉल। और बोले रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, फॉल। किसका डायरेक्शन में जा रहा है, क्वांटिटी, यानी किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, अरे क्वांटिटी का ना। तो क्वांटिटी का स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब क्या हो, इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या आएगा बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा हाँ, फिर से एक बार देखो क्या लिखा है, इंक्रीजिंग एयर फेयर इंक्रीजेस रेवेन्यू, तो ये इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है ना। अब बताओ ये किसके डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस, यानी किसका चेंज ज्यादा है, प्राइस। तो इन इलास्टिक दैट इज लेस देन 1, यानी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है, तो शुड आई रिपीट दिस क्या, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या था बताओ ना, पी इंटू क्यू। इसको हम टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। तुमको सब में बोला है एयर फेयर का दाम बढ़ रहा है, यानी प्राइस बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्यू शुड फॉल, यूनिवर्सल ट्रुथ ना, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। और तुमको बोल रहा है इसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा, तो रेवेन्यू के आगे तुमने क्या दिया, अपवर्ड एरो। यानी पक्का किसके डायरेक्शन में जा रहा है, पी के कि क्यू के, यानी किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पी। तो प्राइस का चेंज ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक दैट इज लेस देन 1। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो जल्दी से, इजी है बताओ। डिमांड होगा ना, सक्सेसफुल बिजनेस फर्म स्पेंड कंसिडरेबल टाइम एनर्जी एनालाइजिंग द क्या, यही तो बोला डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए इसका मेथड्स भी पढ़ा भी हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट बताओ, 21 नंबर। नॉट द सेम ना, डिमांड और डिजायर सेम होते कि अलग अलग होता है, अलग अलग। रादर डिजायर प्लस परचेसिंग पावर इज डिमांड। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 22। डिमांड फॉर लेबर इन रिस्पॉन्स टू वेज रेट इज डायरेक्ट डिमांड। जितना वेज रेट, जितना लेबर उतना वेज रेट, मतलब जितना तुमको वेज रेट बढ़ेगा तुम उतना ज्यादा आवर्स दोगे ना। वेयर इज डिमांड फॉर लेबर इन रिस्पॉन्स टू प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये तो तुम्हारा क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बहुत इजी है, बताओ, क्लास में करवाया हुआ है। मतलब ये सब नेसेसिटी है, इसके बिना चलेगा नहीं, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए डिमांड ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। सी होगा ना। अगर सॉल्ट का दाम बढ़ गया, क्या सॉल्ट खाना छोड़ सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत कम करोगे, ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। सेम फॉर मेडिसिन, तो इन इलास्टिक। आगे बढ़ो, 24। 24 बताओ, इजी है। एक बात बताओ, इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1, यानी इन इलास्टिक ना। इन इलास्टिक यानी किसका चेंज ज्यादा होगा, प्राइस। तो प्राइस अगर बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या करेगा, क्वांटिटी तो वैसे भी फॉल करेगा, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है। अच्छा तुमको क्वांटिटी के लिए नहीं पूछा, एक्सपेंडिचर के लिए पूछा, क्या होगा बोलो ना, क्या होगा, पी इंटू क्यू तो। अब तुम मेरे को बताओ, प्राइस क्या हो रहा है, राइस, तो क्वांटिटी क्या करेगा, फॉल। और तुमको ये देख के क्या समझ में आ रहा है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक ना, इन इलास्टिक यानी किसका चेंज ज्यादा, प्राइस का। एक्सपेंडिचर किसके डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या करेगा, राइस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। शुड आई रिपीट, आगे बढ़ो, क्लास ही नहीं किया। एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो पी इंटू क्यू होता है, चलो फिर से बता दे रहे हैं। देखो लेस देन 1 है ना ये, इसका मतलब इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक यानी किसका चेंज ज्यादा, प्राइस। तो एक्सपेंडिचर किसके डायरेक्शन में जाएगा, प्राइस। प्राइस क्या कर रहा है, राइस। तो एक्सपेंडिचर भी क्या करेगा, क्या, बट क्या, करेक्ट ही तो है। आगे बढ़ो, 25 का आंसर बताओ जल्दी। कंज्यूमर preferences are monotonic if and only if between two bundle consumer prefer the bundle which has more of at least one and less no less of the other। मतलब तुम मोनोटोनिक मतलब क्या, यू विल रिमेन इंडिफरेंट कब, जब कोई भी बंडल चूज करो तुम्हारा सब में सेटिस्फेक्शन लेवल क्या आ रहा है, सेम। वही तो लिखा है, सेटिस्फेक्शन क्या आना चाहिए, सेम। नेक्स्ट करो, 26। बोलो बोलो बोलो।
ड्यूरिंग लॉकडाउन कोविड अ कंज्यूमर फाइंड वेजिटेबल वेंडर सेलिंग वेजिटेबल इन द स्ट्रीट, प्राइस बढ़ा दिया है। वेजिटेबल तो जितना खरीदना उतना ही खरीदेगी कि ज्यादा खरीद लेगी, और लेकिन अब की बार प्राइस का चेंज ज्यादा है, बट वेजिटेबल तो नेसेसिटी है, खाना पड़ेगा, तो इनइलास्टिक डिमांड हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा ना, समझ में आया? नेक्स्ट बताओ, ये तो इजी है, बोलो जल्दी बोलो। नेगेटिव होगा, ये भी बहुत इजी है, बताओ। क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो क्या होता है? हाईली इलास्टिक। क्या एक्सेप्शन है? गिवन गुड्स, गिवन गुड्स आर दोस इंफीरियर गुड दैट डू नॉट ओबे लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सॉल्व इट, निकाल के दो इसका आंसर। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय ओरिजिनल सप्लाई इनटू पी बाय डेल्टा पी ना, कितना से सप्लाई चेंज हुआ है? ये रुपीज नहीं होगा, हाँ ये गलत दिया है, ये रुपीज ठीक कर लो ना, ये रुपीज तो नहीं होगा ना, क्वांटिटी क्या कि रुपीज होगा क्या? तो ये कितना चेंज हुआ है, और ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल प्राइस कितना है? चेंज इन प्राइस कितना हुआ है? सॉल्व किया, कितना आया? श्योर? मेरा तो 4 नहीं आया, 4 ही आ रहा है क्या? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? अच्छा ठीक ही तो है, 5 4 20, 4 आएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? प्लस की माइनस, सप्लाई में क्या होगा? प्लस। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 31 बताओ, ठीक से बोलो। क्या नेगेटिव? हाँ ठीक है, टोटली टोटली फॉल करते तो एमयू बिकम्स क्या? नेगेटिव। सॉरी, आगे बढ़ो। रैशनल है मतलब क्या? रीजन सारा होगा, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड? बोलो, तुमको नहीं लगता ये सारा ही है? क्वेश्चन होगा नॉट एन एक्सेप्शन, क्वेश्चन ठीक करो, नॉट एन एक्सेप्शन, इनकम इफेक्ट, तो सारे ही एक्सेप्शन है, नॉट एन एक्सेप्शन करो। नेक्स्ट बताओ, डायरेक्ट भी बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, या दोनों ही करेक्ट है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करें बताओ? कुछ भी टिक कर देना, दोनों में ही राइट मिलेगा, ठीक है? बट यहाँ पे लिख लो, दोनों ही टिक कर लो, दोनों ही करेक्ट है। आगे बढ़ो। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर? नेगेटिवली स्लोप। अच्छा पता है आपको एंजल कर्व सिलेबस में नहीं है, जर्सी दे देता है हर बार क्वेश्चन, लर्न कर लेना इसको। गिवन गुड्स के लिए एंजल कर्व क्या होगा? नेगेटिव। आगे बढ़ो, ये बहुत इजी है। 36 का आंसर बताओगे जल्दी? जब इलास्टिसिटी 0 होता है तब डिमांड का वर्टिकली तो होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी ये ट्रू है क्या? ए हाँ, लेकिन ये तो गलत है ना, मार्जिनल यूल्डी तो हमेशा क्या होता है? फॉल। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, सी होगा। तो आगे बढ़ो, सबसे पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सा है? कार्डिनल है ना। आगे बढ़ो, वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर? बैंड वेगन इफेक्ट, गोल्फ वाला। 39 बताओ, 39 इज ऑल्सो इजी। 39 बताओ। प्राइस इफेक्ट भी और इनकम इफेक्ट भी है ना, तो क्या होगा आंसर? बोथ ए एंड सी। देखो क्या लिखा है, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस फॉल्स ड्यू टू अ गुड क्रॉप फ्रॉम 20 per dozen to 10, द हाउसहोल्ड दैट वाज परचेसिंग 3 dozen नाउ अफोर्ड टू परचेज 6। तो रियल इनकम चेंज नहीं हो रहा है तुम्हारा? प्राइस की वजह से रियल इनकम नहीं चेंज हुआ क्या?
और प्राइस भी तो चेंज हुआ, तो दोनों ही हो गया ना। बोलो, आगे बढ़ो, बोलो। एक का प्राइस बढ़ेगा और दूसरा का डिमांड गिरेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। और डिमांड का बात हो रहा है ना यहाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री इन कंजम्पशन नॉट इन प्रोडक्शन। कंजम्पशन का बात हो रहा है। चलो आगे बढ़ो। 41 बताओ जल्दी। इफ यू अज्यूम द फॉलोइंग सिनेरियो, इनकम बढ़ रहा है तो लोग अच्छा खाएंगे, फास्ट फूड कम कर देंगे ना। याद है, घटिया पोचा कम करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो ये क्या हो गया, इंफीरियर। नेक्स्ट 42 बताओ। प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा इलास्टिक कब होगा, ज्यादा सब्सिट्यूट होता है तब होता है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट नहीं होता है तब होता है, ये तो गलत है। और नेसेसिटी होता है तभी भी तो इनइलास्टिक होता है। तो नन ऑफ द अबव इज क्या, सारा ही गलत है ना। बोलो, आगे बढ़ो। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन ए एंड बी इज डिटरमाइंड टू बी एग्जैक्टली जीरो। मतलब क्या, रिलेशन ही नहीं है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दे आर क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर है। सप्लाई इंक्रीजेस वेल डिमांड डिक्रीजेस, अपने आप डायग्राम बनाओ और बताओ क्या होगा। सप्लाई जो था वो क्या हो गया है, इंक्रीज। यानी ये तो क्लियर है ना कि तुम्हारा सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड से, यानी प्राइस तो पक्का क्या करेगा, तीनों ही केस में फॉल करेगा। क्वांटिटी में राइज, क्वांटिटी में फॉल, क्वांटिटी में रिमेन कांस्टेंट। तुम समझो, यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई क्या हो गया है, बढ़ गया है, और डिमांड पुराना वाला और गिर गया, यानी भयानक वाला सप्लाई डिमांड से क्या है, ज्यादा। तो अगर सप्लाई ज्यादा होता है तो देयर इज अ कंपटीशन अमंग द सेलर टू क्लियर देयर स्टॉक ना, तो मार्केट प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड। इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर डिमांड होगा ना। ये थे ना ऊपर, सेम ही तो है। आगे बढ़ो। 47 डिमांड कब कब हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, यानी डिक्रीज हुआ है ना। यानी कौन ज्यादा हो गया है, सप्लाई ज्यादा हो गया ना। सप्लाई ज्यादा होने से मतलब क्या होता है, प्राइस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बोलो, प्राइस विल डिक्रीज ना। और आउटपुट के संग क्या होगा, सेम रहेगा। डायग्राम बनाकर देख लो ना बाबा। ये क्या है बताओ, ये हो गया। अभी किसको शिफ्ट करवाए बताओ, लेफ्ट में ना। तो ये हुआ ना नया, तो दोनों जनी क्या कर गया है, वो था डिक्रीजिंग ना। अरे बोलो, आगे बढ़ो। कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ो। इलास्टिसिटी निकालो, जल्दी निकालो चलो। तुमको एक चीज समझ में आ रहा है, सप्लाई का क्वेश्चन है, सी और डी तो ऑप्शन से वैसे ही बाहर हो गया, माइनस साइन दे दिया। जो भी होगा ए और बी में, डेल्टा एस कितना है 60, ओरिजिनल कितना है 240, पी कितना है, डिफरेंस 10, निकाल के दो तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ। छोड़ो हम ही कर लेते हैं, तुम लोग से पूछो। कितना आ रहा है, आ रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा। आगे बढ़ो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। बटर अकेला खा सकोगे, तो उसका डिमांड किसकी वजह से आ रहा है, ब्रेड की वजह से। तो ऑटोनॉमस की डिराइव, डिराइव ना। बोलो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 50 बताओ। हाफ सेंचुरी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
जब स्लोप इनफाइनाइट होता है इलास्टिसिटी जीरो होता है, हाँ, और जब स्लोप जीरो होता है डिमांड क्या होता है, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो, ये तो बहुत इजी है, तो बच्चा भी बता देगा एक ठो। जल्दी बोलो क्या होगा। दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये तो अभी जस्ट पढ़े हैं। कार्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय होम, बोलो क्या होगा, अल्फ्रेड मार्शल। इनपुट का दाम अगर गिरेगा, अच्छा डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, डिमांड अगर कम होगा तो क्या होता है, सप्लाई ज्यादा। सप्लाई ज्यादा मतलब क्या, प्राइस कम, तो इनपुट का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दो जल्दी। वेरी गुड। तुम सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लोग के पास इनकम कम हो गया है ना, डिक्रीज इन डिमांड हुआ ना ये। दिस इज अ केस ऑफ क्या, इनकम ही नहीं है तुम्हारे पास, तो डिक्रीज इन डिमांड ना, तो डिक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट कहाँ होता है, लेफ्ट। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी, 56 टू 57 सॉल्व। सुनो ये वाला छोड़ दो, तो इसका क्वेश्चन ही मिसिंग है। 57 देखो, 57, प्राइस राइजेस फ्रॉम एफ टू ई, रेवेन्यू कितना से बढ़ेगा, रेवेन्यू करेक्ट। ई एफ जी आर बोल रहे हैं या ई एफ आर जी, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 58। देखो ये सब सम ना इंपॉर्टेंट है, ऐसा टाइप का आता है एग्जाम में। एवरेज इनकम दिया हुआ है रेसिडेंट लोग का, और चेंज इन डिमांड दिया हुआ है। एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स यहाँ पॉजिटिव है, यानी नॉर्मल गुड्स हो गया ना। बोलो सिटी ए में क्या हो गया, एक्स नॉर्मल गुड्स, और सिटी बी में एक्स क्या हो गया, नॉर्मल गुड्स प्लस है, और गुड वाई सिटी ए में क्या हो गया, इंफीरियर, और यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल। तो जो गुड एक्स है वो सिटी ए और बी दोनों में ही क्या है, नॉर्मल, पर जो गुड वाई है वो सिटी ए में क्या है, इंफीरियर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आई थिंक बी। आपको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, गुड्स आर नॉर्मल ना, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गुड्स आर क्या, इंफीरियर। एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। क्लियर है, पक्का, संभाल लियो, अरे बोलो, आगे बढ़ो। 59 बताओ। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज प्लॉटेड फॉर द फॉलोइंग टेबल which presents price and quantity of fighter aircraft। इसका शेप पूछ रहा है क्या होगा। तुम देखो क्वांटिटी कांस्टेंट है ना, तो ऊपर वाला कांस्टेंट यानी परफेक्टली इनइलास्टिक, जीरो वर्टिकल। क्वांटिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ ना। अभी तो डिस्कस किया, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज जीरो, क्वांटिटी रिमेन्स क्या, कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, बोलो। सी होगा ना, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ऐसे हुआ ना, तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। तुम देखोगे ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बताओ अब इसका आंसर। अगर अम्यूजमेंट पार्क का एंट्री टिकट का दाम गिरेगा तो लोग रोलर कोस्टर में ज्यादा बैठेंगे ना, तो क्या होगा, ए इंक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, 61 बताओ। नॉर्मल गुड्स का डिमांड कब राइट में शिफ्ट हुआ है, किसकी वजह से हुआ होगा पूछ रहा है। तुमको पता है इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, पीसी फॉल्स, याद है, बाकी सारा राइज करता है बट पीसी क्या करता है, फॉल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा ना। इनकम गिर रहा है, बढ़ कहाँ रहा है, बढ़ता तो होता ना, सारे कुछ राइज करना चाहिए था एक्सेप्ट पीसी, पीसी फॉल मतलब इंक्रीज इन डिमांड। बोलो आर बी थ्रू विद दिस। चलो आगे बढ़ो, 62 बताओ, आंसर क्वेश्चन नंबर 62। ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई,
तो डिक्रीज इन सप्लाई कब होगा? रॉ मटेरियल जब महंगा होगा, शॉर्टेज। ये क्या शो करे, ये एरो क्या शो करे? डिक्रीज इन सप्लाई ना। सप्लाई कब कम होगा? जब प्राइस ऑफ द इनपुट राइजेस। इनपुट का प्राइस मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल। वही तो हो गया, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कैसे सप्लाई करोगे? सप्लाई डिक्रीज हो गया ना। चलो नेक्स्ट बताओ, 63 नंबर। क्या शो कर रहा है? इजी तो है। ये इंफीरियर गुड्स का डिमांड कब शो कर रहा है? क्योंकि डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज इन डिमांड दिखा रहा है ना। सी होगा तो आगे बढ़ो, 64 बताओ। कैबेज और कॉलीफ्लावर सब्स्टिट्यूट हो गया ना, बताओ। ए होगा ना, वेरी गुड। किसने बोला ए? करेक्ट। समझ में आ रहा है ए किस लिए हो रहा है? एवरीवन आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू बोल रहा है, पूरा ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, ऐसा कब होगा बताओ? यानी परसेंटेज चेंज इन जब प्राइस क्या होगा? ज्यादा ना, तो परसेंटेज चेंज इन टिकट रेट विल बी क्या? ग्रेटर देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द टिकट सोल्ड। इनइलास्टिक हो गया ना ये। चलो नेक्स्ट बताओ, वेरी इजी क्वेश्चन। रेट और डीवीडी का कोई रिलेशन ही, तो आंसर क्या होगा? जीरो। राई और होल व्हीट सब्स्टिट्यूट हो गया ना एक दूसरे का। सी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या होता है? पॉजिटिव ना, तो आंसर क्या होगा? ए। सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट, फ्लो से डिमांड फ्लो है, सप्लाई भी फ्लो है। नेक्स्ट बताओ, सप्लाई कर्व पेरिशेबल गुड्स के लिए क्या होता है? याद करो, मिल्क वगैरह, फिश दिखाया था ना मैंने, वर्टिकल, परफेक्टली क्या? इनइलास्टिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, बोलो ऑप्शन नंबर क्या? डी। सप्लाई कर्व में राइट शिफ्ट कब होगा? नो, अरे इनपुट का दाम बढ़ेगा, शिफ्ट कर देगा तुम राइट में। टेक्नोलॉजी तुम्हारा इंप्रूव होगा, समझ में आता है। एक्साइज ड्यूटी से तो डिक्रीज इन सप्लाई होता है। मैंने तुमको उस समय पढ़ाते वक्त भी बोला था, केयरफुल रहना, ऑल ऑफ द अबव मत टिक करना जोश जोश में, शांति से करना। क्या होगा इसका आंसर? बी और सी में तो डिक्रीज हो रहा है ना। अरे बोलो, आगे बढ़ो। ये सेम करवाया हुआ है इसका, याद करो। हम लोग क्या कर रहे थे? टी इक्वल टू पी इंटू क्यू करके पुट कर करके नहीं देख रहे थे? याद है इसको? ऑप्शन नंबर डी आ रहा था, पुट करके देख लो। तुमको बोल रहे ये बढ़ना चाहिए, ये कब बढ़ेगा? जब प्राइस भी बढ़ रहा है और इलास्टिसिटी क्या है? इन इलास्टिक, तभी तो प्राइस का चेंज ज्यादा है। और टी किसकी तरफ जाएगा? प्राइस की तरफ। याद आ रहा है आपको? ये वाला सेम किया हुआ है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19 ऑफ माई मैथ। देखो खोलो मैथ खोलो, देखो सेम क्वेश्चन है, वो पढ़ के भी नहीं याद आ रहा किया हुआ है। हाँ, पुट करना होगा ये जितना भी ऑप्शन है सारा, और चेक करना पड़ेगा कौन सा करेक्ट है। तुम लोग सुन लो, तुम लोग का इकोनॉमिक्स में जो है ना इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। खाली लॉ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आज घर जाके जो है पूरा अच्छे से पढ़ोगे। क्या बोला तुम पीछे में? हाँ हाँ हाँ, तो नहीं था तो पढ़ाई छोड़ दो फिर, मम्मी पापा का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब उसको क्या देख रहे हो उधर? पढ़ाई को सीरियसली लो, एग्जाम सर पे मंडरा रहा है। और तुमको समझ में आ रहा है ये सबसे स्कोरिंग पेपर होता है, इसमें अच्छा परफॉर्म करो। इसमें मार्क्स कटने का कोई चांसेस नहीं है। अगर इस पेपर में तुम 80 नहीं लाए तो क्या लाए? मैथ्स वैसे भी टफ है, तो इसमें तो लाओगे अच्छा मार्क्स। तो आज घर जाके क्या करोगे? पूरा डिमांड सप्लाई अच्छे से रिवाइज करोगे, फिर वापस से वाला एमसीक्यू शीट लेकर बैठोगे और सारा क्वेश्चन खुद से लिखोगे, आंसर लिखोगे, क्वेश्चन नहीं चाहिए मेरे को, और कल दिखाओगे। और कल फिर रेवेन्यू मार्केट करवाएंगे हम,
कॉस्ट रेवेन्यू मार्केट, उसका क्वेश्चंस करवाएंगे, तो कल कॉस्ट रेवेन्यू भी पढ़कर आना, रिवाइज करके आना, तब तो मजा आएगा। चलो आगे बढ़ो। ये भी सेम क्वेश्चन है बुक का। जब एकदम स्मॉल चेंज होता है तो कौन सा मेथड सुटेबल होता है? पॉइंट इलास्टिक ना। आगे बढ़ो। तुमको बोल रहा है कि इसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है हर बार। टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कब होता है? यूनिटरी इलास्टिक में ना। एक्सपेंडिचर मेथड में अभी नहीं किया, प्राइस कितना भी चेंज हो, एक्सपेंडिचर वाज रिमेनिंग कांस्टेंट 30 कितना था न्यूमेरिकल वैल्यू 1। तो वही तो बोल रहा है, प्राइस कितना भी हो कॉफी का, ईरा का जो एक्सपेंडिचर है वो हर बार 100 ही रह रहा है, इन एक्सपेंडिचर रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हिच मींस क्या, यूनिटरी इलास्टिक नो। अब ये वाला सम हम तो एकदम ही नहीं करवा सकते, सॉरी, 1000 बार कर चुके हुए मेरे साथ। +3 होगा ना इसका आंसर, आंसर भी याद हो गया होगा तुम लोग को। कैसे किया था एक बार बता दो। चलो डेरिवेटिव निकालना होगा ना, डी क्यू बाई डी पी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0, 10p का क्या है 10, कितना आया 10, और ईपी का फॉर्मूला बोलो क्या था, डी क्यू बाई इंटू क्या p बाई क्यू, तो ये कितना आया 10, प्राइस कितना दिया 15, प्राइस यहाँ पे 15 पुट करो, क्यू कितना आएगा बोलो 50 ना, सॉल्व किया कितना आया 3 आया। किया हुआ है कि नहीं भाई, ये सब जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। आगे बढ़ो। चलो अब इससे भी इजी क्वेश्चन और नहीं हो सकता, जल्दी जल्दी करो। बोलो, इसका भी मैंने तुमको बताया था, सॉल्व कर लो ना। कितना आएगा 1.5 आ रहा है क्या? अरे डेल्टा डी बाई डी इंटू पी बाई डेल्टा पी करके देखो ना कितना आ रहा है। अच्छा प्राइस है क्या, हाँ, तो क्या होगा -1.5। और याद है मैंने इसका ट्रिक भी बोला था, यहाँ पे खाली एक ही आंसर माइनस में है, मेरे मैथ में था ये वाला सवाल, याद करो। आगे बढ़ो, ये भी बहुत इजी है। हायर ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब किसका चेंज ज्यादा है, बोलो। क्वांटिटी सप्लाइड इज क्या, ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। 0 का मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक ना। आगे बढ़ो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्या, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आगे बढ़ो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू क्या, चेंज इन प्राइस। तो बहुत इजी है। कंफर्ट किसके बीच में लाई करता है, नेसेसरीज एंड लग्जरी। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन नॉट बी चेंज। कौन सा इंफीरियर गुड्स के लिए फॉल्स है, गलत है, कभी ना कभी तो बाई करते ही है ना, ये गलत है ना। तू तो सही है, पूछ रहा है इसमें कौन सा फॉल्स है। इंफीरियर गुड्स वो होता है जो तुम रिच होने के बाद खरीदते हो, नहीं, यानी 1 और 3 बोथ आर क्या, रॉन्ग ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ये तो बहुत इजी है, 25/10 डन। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 25/10 कितना आएगा, और ये आंसर किस में आएगा प्लस। ये क्या होगा बताओ, सप्लाई से एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। ये भी बहुत इजी है, जल्दी बोलो। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, दोनों जन राइज होगा ना, डिमांड विल ऑल्सो राइज एंड क्वांटिटी विल ऑल्सो, प्राइस एंड डिमांड बोथ विल राइज। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, गुड्स आर, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या, गुड्स आर इंफीरियर। कोई दिक्कत? लग्जरी गुड्स का इलास्टिसिटी क्या होता है, हाई की लो, हाई इनकम इलास्टिसिटी ना, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, नेसेसरीज वर्ड को सर्कल करो, नेसेसरीज का मतलब क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 ना, ग्रेटर देन 0 बट क्या, लेस देन 1। नेक्स्ट बताओ क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा इसका आंसर, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि किसका बात कर रहे हैं, इंफीरियर गुड्स का। कोई दिक्कत? कॉन्स्पिकुअस गुड्स आर आल्सो नोन एज,
हॉरिजॉन्टल सप्लाई का मतलब क्या, ES इज इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी ना, परफेक्टली इलास्टिक तो वर्टिकल मतलब क्या होता है, जीरो ना, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, इन्फिनिटी, वर्टिकल मतलब क्या, जीरो। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? तो कैसा लगा, कॉन्फिडेंस आया कुछ डिमांड सप्लाई में?